रिफ्लेक्शन चल रहा था भाई। क्वेश्चन नंबर 25 तक बता चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो लिखा हुआ है बोर्ड पे, जरा एक बार करके देखो आता है कि नहीं आता है। यस सर, हो गया था। 27 बता दीजिए। यस सर। 26 सबका हो गया है? यस सर, 27 बता दीजिए। ठीक है, 27 बता रहे हैं भाई। एक सेकंड रुकना जरा। क्वेश्चन नंबर 27 हमने कॉपी कर दिया है। ठीक है। एक सेकंड रुकना भाई। एकलव्य, एकलव्य। यस सर। चलो ठीक है, अब लगभग आ गए। मुस्कान नहीं है, बाकी सब लोग आ गए। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 बता रहे हैं भाई। ठीक है, सब लोग देख लो। मुस्कान भी आ गई भाई। एक मिनट रुक ही जाते हैं भाई, बड़ा जाम है यार। मुस्कान। यस सर। ठीक है, चलो अब सब आ गए, हम मीटिंग लॉक कर रहे हैं। ठीक है, चलो आप देखो क्या लिखा है। पॉइंट ए बी सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है, जिनसे बनता है ए बी सी ट्रायंगल। ठीक है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ A1 B1 C1 if A1 B1 C1 is the image of ABC when reflected on origin। ठीक है, तो वैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बनाया कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस पे हम बनाएंगे ए बी सी। ठीक है, ए बी सी कहाँ पे है भाई? ए हमारा है 2,3, मतलब एक्स एक्स पे 2 डिस्टेंस, वाई एक्सेस पे 3 डिस्टेंस चले, तो 2,3 जो है उससे हम बना रहे हैं। ठीक है, बी क्या है? 4,5, एक्स एक्सेस पे 4, वाई एक्सेस पे 5, यहाँ कहीं पहुँचेंगे। तो ये आ गया बी, 4,5 है ये। सी क्या है? 7,2, 7 एक्स एक्सेस पे चले और वाई एक्सेस पे 2 चले, तो यहीं पे आएंगे जहाँ पे ए है, वही उसी पे आएंगे। तो हम थोड़ा इसको नीचे लिख लेते हैं। ये ए हो गया 2,3, ये बी लिखा हुआ है, बी को थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। ये बी लिखा हुआ है 4,5 और सी लिखा हुआ है 7,2। ठीक है, इनको मिला के हमने बना दिया एक ट्रायंगल। एक यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मिला के एक अजीब सा ट्रायंगल हमने बना दिया है। थोड़ा सही कर लेते हैं मैं इसको। ठीक, ये हमारा बन गया ट्रायंगल। अब इन 3 पॉइंट का रिफ्लेक्शन हमें कर लेना है ओरिजिन पे। ठीक है, और ए वन बी वन सी वन हमने रिफ्लेक्शन लेके बनाने हैं। ठीक है, तो वो बनाना आसान सा काम है। कैसे बनाएंगे भाई? A1, ए का रिफ्लेक्शन यहाँ कहीं आएगा, जो कि हो जाएगा A1, जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2 -3। ठीक है, सिंपल सी बात है। -2 यहाँ पे चलेंगे, -3 यहाँ पे चलेंगे, तो ये पहुँच जाएंगे। -7,2, ये क्या कितना लिखा होता है यार? 2,3 था तो यहाँ कहीं आएगा, सॉरी। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यस। यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्यूरेट बना दे रहे हैं, बाकी कुछ है नहीं। जब ग्राफ पेपर बनाओगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे आएगा, तो ये इधर से इधर, ये इधर से इधर। ठीक है, तो ये -2 का -3 हो गया। और दूसरा पॉइंट हमारा बनेगा बी वन बना लेते हैं। बी वन के लिए हमें -4 चलना है एक्स एक्सेस पे, -5 चलना है वाई एक्सेस पे, तो यहाँ कहीं बना लेते हैं। ये बी वन पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अच्छा, ये बी वन पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास -4 का -5 आ जाएंगे।
ठीक है, कैसे हो रहा है? सिंपली भाई ओरिजिन पे हम रिफ्लेक्शन कराते हैं तो दोनों साइन चेंज हो जाते हैं। सी का भाई रिफ्लेक्शन कराना है तो ये -7, -2 पे यहाँ पे कहीं आ जाएगा, तो ये C1 बना दिया -7, -2 पे। अच्छे से लिख लें सही से हम। तो ये C1 है -7, -2। इनका भी हम ट्रायंगल बना देते हैं भाई। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। तो एक ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट अगर कराओगे इस ट्रायंगल को, गिवन ट्रायंगल को, अगर ये जो गिवन ट्रायंगल है इसको ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट कराओगे, ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट कराने का मतलब सारे पॉइंट रिफ्लेक्ट नहीं कराने, बस वर्टेक्स रिफ्लेक्ट कराना है, तो ये हमें मिलेगा नया जो ट्रायंगल है ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट करा के। पहला पार्ट तो खत्म। दूसरे पार्ट में इसी ट्रायंगल को रिफ्लेक्ट कराना है एक्स एक्सेस पे। इसी ट्रायंगल को एक्स एक्सेस पे क्या रिफ्लेक्ट कराना है, तो इसके वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव कर दो बस। ठीक है, तो वही काम हम फिर से करते हैं भाई। इस बार किसी और, हाँ, ग्रीन कलर से बना लेते हैं। पहला कोऑर्डिनेट बनेगा 2, -3, मतलब यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट ए जो बनेगा 2, -3, एक्स एक्सेस पे वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा कोऑर्डिनेट ये A2 बन गया भाई। दूसरा कोऑर्डिनेट बनेगा 4, -5, मतलब यहाँ कहीं पे। ठीक है, ये B2 बन गया जो कि हो जाएगा 4, -5। वैसे ही C बनेगा 7, -2, मतलब कि यहाँ कहीं बनेगा। तो ये हो जाएगा C2 जो कि हो जाएगा 7, -2। ठीक है, इसका भी हम ट्रायंगल बना लेते हैं भाई। इसका ट्रायंगल जो बनेगा, एक ये बनेगा और यहाँ से ऐसे जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सही बना देते हैं अगर, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और ये बन गया A2 पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, -3। इतना काम तो आसान है भाई, दोनों ट्रायंगल बना दिए हैं। ये जो है ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट करके आया है, ये जो है एक्स एक्सेस पे रिफ्लेक्ट करके आया है। ठीक है, तीसरा क्या है? असाइन द स्पेशल नेम। स्पेशल नेम असाइन करना है किसी एक क्वाड्रिलेटरल को। क्वाड्रिलेटरल क्या है, उसके लिए हम नई पेन यूज कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या है भाई? बी कहाँ पे ढूंढो? बी ये है। ठीक है, सी कहाँ पे है भाई? सी ये है। ठीक है, और C2 ये है। ठीक है, और B2 ये है। मतलब BC और C2 B2। सर तो ये जो, ट्रपेजियम बन रहा है। हाँ, देखने में बिल्कुल ट्रेपेजियम लग रहा है, बिल्कुल सही। और ट्रेपेजियम का फिर एरिया निकालना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ये कनेक्टेड तो, अरे सॉरी, यहाँ से ये कनेक्टेड तो है ही, यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से ये कनेक्टेड तो है ही। तो ऐसे जो बनेगा ये हमारा ट्रेपेजियम हो जाएगा। ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया कितना आएगा भाई? ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? बेस की डिस्टेंस Sir, निकाल। half sum of all sides into height. ठीक है, हाफ सम ऑफ ऑल साइड इनटू हाइट। तो बेस तो निकल आएगा। बेस कैसे मान, सबसे बड़ी जो ये साइड है उसको हम बेस मानते हैं। ठीक है, मतलब बेस क्या है? बेस हमारा निकल के आ गया, बेस जो है हमारे पास, वो तो हमारे पास B2 की अगर डिस्टेंस निकालोगे तो वो बेस निकल आएगा। ठीक है, लेकिन हाइट कैसे निकालोगे ये बताओ? हाइट जो होती है परपेंडिकुलर हाइट होती है, हाइट कैसे निकालोगे भाई? किसी को कोई आइडिया है हाइट कैसे निकालेंगे? So height x-axis पे line करें. कितना आएगा? सर 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर कैसे निकाले ये बताओ? सर वाई, सॉरी एक्स एक्सिस पे लाइक कर लिए तो उतने जितने आ रहे थे बीच में उसको काउंट कर लिए सेंटीमीटर। एक्स एक्सेस मिलाया कर रही है। पहले तो भैया देखो कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, ये हमारे पास बन गया ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम में क्या होता है? बड़ी वाली साइड जो होती है वो तो बेस होता है। हाइट क्या होती है? इस जो बेस है इस पे कोई परपेंडिकुलर लाइन तुम्हें मिल जाए, इस बेस पे तुम्हें कहीं पे भी, यहाँ पे मिल जाए, कहीं पे मिल जाए, परपेंडिकुलर लाइन मिल जाए जो कि अपोजिट साइड को छू रही हो,
उसकी जो डिस्टेंस होती है उसको हम हाइट बोलते हैं। चाहे इसको बोल लो, चाहे इसको बोल लो, चाहे इसको बोल लो। तो हमें क्या ढूंढना होता है, बेस के रिस्पेक्ट में एक परपेंडिकुलर साइड ढूंढो। और यही काम उसने भी किया था, अगर तुम्हें याद है कि नहीं याद है, सही से लगाया था कि नहीं लगाया था जब हमने सर पैरेललोग्राम। हाँ बेटा, सर हाँ बताओ। ये वाला वापस सर, मेरा नेटवर्क चला गया था, ये वाला वापस से बता दीजिएगा। चलो वापस से बता दें, ठीक है। तो क्या किया हमने, देखो हम रिकैप कर लेते हैं। जी सर। सबसे पहले तो हमने ए बी सी पॉइंट पता लगाया, मतलब पता थे हमारे पास ए बी सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए थे। ए बी सी कोऑर्डिनेट में पहला पार्ट हमने सॉल्व किया। पहले पार्ट में कह रहा है कि ए बी सी का रिफ्लेक्शन करा रहे हैं किस पे, रिफ्लेक्शन करा रहे हैं ओरिजिन पे। ओरिजिन पे रिफ्लेक्शन करा के ए डैश बी डैश सी डैश से एक ट्राइंगल बना रहे हैं, ए वन बी वन सी वन से एक ट्राइंगल बना रहे हैं। तो ये ए बी सी था, इसका रिफ्लेक्शन कराया एक्स एक्सेस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, दोनों बदल जाते हैं ओरिजिन में, ठीक है। तो 2,3 जो है -2,-3 बन जाएगा। -2,-3 लिख दिया, ए वन के कोऑर्डिनेट ये हो गए, ठीक है। बी वन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 4,5, बी के कोऑर्डिनेट तो बी वन हो जाएगा -4,-5, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट सी 7,2 था, तो सी वन हो जाएगा -7,-2। इतना हो गया था, इससे हमने ओरिजिन पे रिफ्लेक्शन कराया था, ठीक है। ओरिजिन पे रिफ्लेक्शन कराने के बाद पहला पार्ट सॉल्व हो गया था, सेकंड पार्ट हमने करा था। ओके सर। सेकंड पार्ट में हमने क्या किया था भाई, सेकंड पार्ट में इसी ट्रायंगल को लिया था, इसका रिफ्लेक्शन इस बार कराना है एक्स एक्सेस पे। एक्स एक्सेस पे रिफ्लेक्शन होता है, रूल ये होता है वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो। 2,3 का साइन चेंज करके 2,-3 कर दिया, पॉइंट यहाँ पे बना, प्लॉट करके देखा तो, ठीक है। 4,5 का साइन चेंज कर दिया तो 4,-5 बना, 7,2 का साइन चेंज कर दिया तो 7,-2 बना, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल भी, नीचे वाला ट्रायंगल भी बना दिया। दूसरा पार्ट भी पूरा हो गया। तीसरे पार्ट में हमसे पूछ रहा था कि अगर हम क्वाड्रिलेटरल बी सी, अगर हम क्वाड्रिलेटरल देखें बी सी सी टू और बी टू, इस क्वाड्रिलेटरल को अगर हम देखें तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या है। तो पॉइंट बी हमने खोजा, पॉइंट सी हमने खोजा, पॉइंट सी टू हमने खोजा और पॉइंट बी टू भी हमने खोजा, और उनको जोड़ के देखा तो ये एक ट्रेपेजियम लग रहा है, ठीक है। ट्रेपेजियम है ये, ठीक है। ट्रेपेजियम क्यों है, क्योंकि इसकी पैरेलल साइड जो अपोजिट, एक अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है, इसलिए ट्रेपेजियम है, ठीक। यस सर सर। ए बी और बी डैश की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और सी डैश की 4 सेंटीमीटर। बी और बी डैश की वैल्यू जो है 10 सेंटीमीटर और दूसरे की आ रही है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा हाँ, फॉर्मूला भी तो आधा बता रहे थे। तो दो बेस हो गए इसमें, सी और बी और बी डैश, और सी और सी डैश, ठीक है। तो बी और बी डैश की 10 सेंटीमीटर बता रही हो, या बी और बी टू की जो है 10 सेंटीमीटर, सी सी टू की 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला भी लिख ही रहते हैं पहले। फॉर्मूला जो होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ अपोजिट साइड, सम ऑफ अपोजिट या अपोजिट पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये होता है ना फॉर्मूला। Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो इसमें देखो सम ऑफ अपोजिट साइड में, अपोजिट पैरेलल साइड में तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो आ ही जाएगा। मतलब बी बी टू की बात कर रहे हैं, सी सी टू की बात कर रहे हो, तो वो तो आ ही जाएगा। दिक्कत की है हाइट कैसे आएगी, ठीक है। हाइट निकालने के लिए हमने तुम्हें क्या बताया कि जो बेस है उस पर एक परपेंडिकुलर जा रही है, वैसे इस पे परपेंडिकुलर तो इस पे परपेंडिकुलर होगी, दोनों आपस में पैरेलल हैं इसलिए। तो ये जो परपेंडिकुलर जा रही है उसकी डिस्टेंस हमें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई लाइन ऐसी है जो बी बी डैश से जा रही हो, बी बी डैश को क्रॉस कर रही हो और उसके परपेंडिकुलर भी हो। ये परपेंडिकुलर होगी नहीं होगी हमें पता नहीं, वैसे तो नहीं होगी। ये लाइन क्रॉस कर रही है, सर ये वाई परपेंडिकुलर, एक्सिस। बिल्कुल एक्स एक्सेस, ये एक्स यस एक्सेस सॉरी। है ना। तो एक्स एक्सेस जो जा रही है परपेंडिकुलर भी होगी, ठीक है। एक्स एक्सेस जो जा रही है परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। ये वाली परपेंडिकुलर नहीं थी, नीचे वाली परपेंडिकुलर नहीं थी, ये वाली परपेंडिकुलर है। मतलब कि थोड़ा जूम इन कर लेते हैं उसको, ठीक है। मतलब कि ये जो ये डिस्टेंस है, या इसको हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए। ये जो डिस्टेंस है अगर ये हमें पता चल जाए किसी तरह तो हमारा काम चल जाएगा। तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे भाई, ठीक है। थोड़ा और जूम इन होता है, हाँ, हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ये काम है हमारा भाई,
क्या करने वाले हैं भाई, अगर हमें ये डिस्टेंस पता चल जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो पता चल जाए, तो पता चल जाएगा भाई। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, देखो टोटल डिस्टेंस हमें पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ये जो 7 लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस 7 मीटर है या 7 यूनिट है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता है, इसके जो कोऑर्डिनेट है, सॉरी बी के जो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, वो ये वाली डिस्टेंस बता रहा है, मतलब बी -4 7 -4 कर दो तो हमारी डिस्टेंस जो है वो हमारी बीच वाली डिस्टेंस आ जाएगी, मतलब इसकी हाइट आ जाएगी। बात समझ में आई? हाइट हमें निकालनी है, जूम आउट कर रहे हैं। नो सर। नहीं समझ में आया, अलग से बता देते सर हैं। एक और बार बता दीजिए प्लीज। ये एक बार एक हाँ बार हाँ हाँ बार बता और रहे बता हैं। ये ट्रेपेजियम है भाई, ठीक है, ये इसमें से एक्स एक्सेस जा रहा है या ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है पूरा। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट लिखे हैं 7 कॉमा जो भी लिखा है, या देख लेते हैं एक बार, इसके कोऑर्डिनेट लिखे हैं 7,2, और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट लिखे हैं 4,3। ठीक है, और ये जो है हाइट है, मतलब हमें ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो हाइट है ये हमें निकालनी है, इतनी हाइट निकालनी है। तो ये कैसे निकालेंगे भाई, अब देखो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस में कितना चलोगे, 7 मीटर चलोगे ना, तो मतलब टोटल डिस्टेंस जो है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो यस डिस्टेंस सर। है, वो तो जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वही तो है। जब हम 7,2 प्लॉट करने गए तो पहले हम एक्स एक्सिस 7 मीटर चले थे, उसके 2 मीटर जो है वाई एक्सिस में चले थे, मतलब कि जितना टोटल जितनी डिस्टेंस है उस पॉइंट की वो 7 मीटर्स है एक्स एक्सिस की। ठीक है, वैसे ही हम ये वाली डिस्टेंस, छोटी वाली डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, दूसरे पेन से कर लिया इसको, ये वाली डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, बी जाने के लिए टोटल 4 यहाँ चले थे, 5 ऊपर चले, तो मतलब ये क्या हो, 4 हो गई, ये हो गई 7। तो अगर हमें इसकी डिस्टेंस चाहिए तो हमें टोटल 7 में से 4 माइनस कर देंगे हम, हमें आंसर मिल जाएगा। 3 आ रहा है। समझे, टोटल 7 में से 4 माइनस कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये काम और आसान होगा ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, कोई दिक्कत, वो उसमें ब्लॉक गिन लेना। ठीक है, वैसे ब्लॉक गिन के नहीं करना, ऐसे करना ज़्यादा रिलायबल रहेगा। कई बार तुम लोग स्केल लेते हो, क्या बोलते हैं, 1 यूनिट जो है वो 2 सेंटीमीटर की स्केल है तुम्हारी, और ब्लॉक गिन के करोगे सब गड़बड़ कराओगे। ठीक है, तुम्हारा आंसर 1.5 आ रहा है आधा, तुम्हारा आंसर 6 ब्लॉक आ गया। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ग्राफ ग्राफ पेपर स्केल के बारे में पता है कि नहीं पता है भाई सबको? स्केलिंग करते हो जब पता बड़े पॉइंट होते हैं 20 यस सर। 30 यस होता है तो यस सर, सर। पता है। स्केल बड़ी कर छोटी कर देते हो, जब छोटे पॉइंट होते हैं पॉइंट में तो स्केल बड़ी कर देते हो। तो ग्राफ पेपर जब देखोगे तो स्केल भी ध्यान देनी पड़ेगी कि 1 यूनिट का तुम्हारा कितना सेंटीमीटर है, कितना यूनिट है। ठीक है, तो वो याद रखना, ऐसे करोगे थोड़ा रिलायबल पड़ेगा। टोटल 7 था और सर छोटा वाला 4 था, तो बताओ। 21 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ, अब वो फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, फॉर्मूले हम रख के देख लेंगे, हाफ इंटू एक 10 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, एक 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। समझ में सर आई सबको चेक कर कहानी? लीजिए। हाँ सर चेक कर ले, 21 स्क्वायर यूनिट्स। चेक कर लेते हैं भाई, तब तक भैया नोट कर लो सब लोग। एग्जाम में करके आना है तो पूरा अच्छे से करके आना है भाई, ऐसे बिल्कुल 21। 21 डायग्राम बना के मत आ जाना खाली भाई। 21। 21 ना, हाँ ठीक है, देख लेते हैं एक मिनट। हाँ 21 है, ठीक है। और एक और चीज लिखी है इसमें, जो फिगर उन्होंने दिया है वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। फिगर जो दिया है वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, पहले इतना नोट कर लो, फिर हमें बताओ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है। जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो और एक साइड अनइक्वल हो। 2 साइड इक्वल हो, एक साइड अनइक्वल हो। ठीक है, चलो
करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, करेक्ट डेफिनेशन हम तुम्हें बता देते हैं। ये नोट कर लिया सबने? सबने Yes, नोट sir. कर? हाँ, Yes, चलो sir. आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई आइसोस, देखो ट्रेपेजियम बनाने के लिए एक साइड छोटी एक साइड बड़ी तो लेनी पड़ती है, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो लाइन है उनको जोड़ देते हैं हम, जो तो ये ट्रेपेजियम बन जाता है भाई, ठीक है। ट्रेपेजियम में ये साइड 5 सेंटीमीटर, ये साइड 10 सेंटीमीटर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें पैरेलल साइड तो होती हैं, और ट्रेपेजियम में एक सेकेंड, हाँ, ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड जो है कभी इक्वल नहीं होंगी। जब दो पैरेलल साइड आपस में इक्वल होंगे तो ट्रेपेजियम में पैरेललोग्राम बन जाएगा। एक साइड बड़ी एक साइड छोटी होनी ही पड़ेगी। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की डेफिनेशन ये होती है कि जो नॉन पैरेलल साइड है, ठीक है, नॉन पैरेलल साइड है, वो आपस में इक्वल हो तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो, ये वाली और ये वाली आपस में इक्वल। बात समझ में आई? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब है कि नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं आर इक्वल, ठीक है। कोई और इक्वल होने का कोई चांस नहीं है, नॉन पैरेलल साइड जो है वही इक्वल हो सकती हैं। पैरेलल साइड है, एक छोटी एक बड़ी होनी चाहिए तभी ट्रेपेजियम बना पाओगे, नहीं तो फिर वो पैरेललोग्राम बन जाएगा अगर दोनों बराबर हो गई तो। कोई दिक्कत? नो सर। Yes. ठीक, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जो है इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 27 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 29 दो बच्चे, उनमें से किसी में दिक्कत है भाई? नहीं दिक्कत है? 29 हम बता देते हैं। 29 के लास्ट, 29 को फोर्थ में पूछ क्या रहा है समझ नहीं आया। सॉल्व हो गया, लास्ट में पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। चलो एक सेकंड रुकना, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या पूछ रहा है भाई। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है, देखो इसमें स्केल भी दे रखी है पहले से, देखो 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। तो इसी का फर्क मैं कह रहा था, अगर स्केल अगर दूसरी दी होगी तो उससे फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन जरा करो पहले, ठीक है। नहीं आता तो पूरा बताएंगे, नहीं तो आखिरी वाला पार्ट बताएंगे सीधे। बाकी लोग करो, ठीक है। जिसने कर लिया अच्छी बात है। समझ में आ रहा है या बताएं? किसी को समझ में आ रहा है क्वेश्चन? सर बता दीजिए। बता दें? चलो बता ही देते हैं भाई, स्टार्टिंग से बता देते हैं। फिर क्या लिखा है, एक पॉइंट पी है, पहले तो हम वही है एक्सेस बना देते हैं, ठीक है। पॉइंट पी है भाई हमारे पास। पॉइंट पी कहाँ पे है? 0,5, 0, मतलब एक्स एक्सेस पे 0 चलोगे, वाई एक्सेस पे 5 चलोगे, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो पॉइंट पी हमारे पास ये है 0,5, और पॉइंट क्यू जो है -2,-2,4, मतलब इसके थोड़ा नीचे आएगा। ये पॉइंट क्यू है -2,4, ठीक है। अब P इज इनवेरिएंट व्हेन रिफ्लेक्टिंग इन एन एक्सिस।
अगर पॉइंट पी को किसी एक एक्सेस पे रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो इनवेरिएंट है, मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। तो वो कौन सी एक्सेस है? रिफ्लेक्शन के लिए दो ही एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जो है, दो ही की मदद ले सकते हैं। उनमें से कौन सी एक्सेस ऐसी है जिसपे रिफ्लेक्शन में ये पॉइंट अपनी जगह चेंज नहीं करेगा? ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो रिफ्लेक्शन करके देख लो। पॉइंट पी को एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्शन कराओगे तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, 0,-5 आएगा। ठीक है, पॉइंट पी को अगर एक्स कोऑर्डिनेट में रिफ्लेक्शन कराओगे तो आना चाहिए था -0,5, लेकिन -0 जैसा कोई शब्द नहीं, सॉरी वर्ड नंबर नहीं होता है, -0 का मतलब 0 ही होता है। आंसर मिल गया हमें। अगर वाई एक्सेस पे रिफ्लेक्शन कराओगे तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होना चाहिए था। जब हमने एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करा के देखा तो इसका रिफ्लेक्शन उसी पॉइंट पे बन रहा है, पी भी यहीं बन रहा है, पी डैश भी यहीं बन रहा है। मतलब ये कौन सी एक्सेस की बात कर रहे हैं? वाई एक्सेस की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई? एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन कराओगे तो यस ये सर। कहीं कहीं और पहुंच जा रहा है, वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन कराओगे तो वहीं पे रह रहा है। और क्या लिखा है भाई? फाइंड द इमेज ऑफ क्यू ऑन द रिफ्लेक्शन ऑन दिस एक्सिस। ठीक है, कौन सी एक्सेस? वाई एक्सेस निकल के आई है। पॉइंट क्यू को अगर वाई एक्सेस पर रिफ्लेक्शन कराएंगे तो आंसर बनेगा माइनस का प्लस हो जाएगा, +2,4 हो जाएगा। वाई एक्सेस पर रिफ्लेक्शन कराने पे एक्स कोऑर्डिनेट हो गया चेंज, बात खत्म। अब क्या लिखा है? 0, k on reflection in origin is invariant. Write the value of k. एक ऐसा पॉइंट है 0, k, ठीक है। अच्छा, पैटर्न भी तुम्हें बता दें, ठीक है। पहले वाले में क्या था, कौन से एक्सेस पे इनवेरिएंट है, तो निकालना बड़ा आसान है। ये जो जीरो जीरो है उसी का खेल होता है, ठीक है। जीरो जीरो लिखो चाहे -0 लिखो, बात एक ही है। तो मतलब अगर वाई एक्सेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, और कोई पॉइंट पी है जो इनवेरिएंट है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। वाई चाहे कुछ भी हो, एक्स एक्सेस हमेशा 0 होगा। एक्स एक्सेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, और हमसे कह रहे हैं कि एक पॉइंट पी है जो कि इनवेरिएंट है एक्स एक्सेस पे, तो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा चाहे एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो। बात समझ में आई है? ये पैटर्न जो है हमने देखा, अभी अभी देखा है हमने, ये लॉजिकली डिड्यूस कर दिया है। ये पैटर्न समझ में आया? Yes, sir. अब तुम पॉइंट देख के निकाल सकते थे, एक्स अगर 0 है तो ये पॉइंट किस पे इनवेरिएंट होगा? वाई एक्सेस पे। ठीक है, अगर हम 5,0 लिख दे तो ये पॉइंट किस रिफ्लेक्शन में इनवेरिएंट होगा? X axis. एक्स एक्सेस पे रिफ्लेक्शन में। ठीक है, तो मतलब सारा जहां जो है वो 0 का ही है। 0 स्पेशल नंबर है, अगर 0 आ गया तो इनवेरिएंट हो गया। ठीक है, अब आते हैं, अब यही चीज जो ध्यान में रख के हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है 0, k का रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऑरिजिन पे इनवेरिएंट है। ऑरिजिन पे रिफ्लेक्शन में कौन कौन से कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं? एक्स, वाई होता है, तो -x, -y हो जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट मतलब x भी चेंज होता है, y भी चेंज होता है। ठीक है, तो इस केस में 0, पे के पॉइंट है और ओरिजिन पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मतलब वो पॉइंट जो है 0, 0 ही होगा। बाकी और कोई पॉइंट ले लो, माइनस नेगेटिव करोगे तो वो चेंज हो जाएगा। 0, 0 को नेगेटिव करोगे तो वो भी 0, 0 आएगा। तो मतलब ये जो k की बात कर रहे हैं वो k = 0 है, मतलब ये जो पॉइंट इनवेरिएंट है ओरिजिन पे, वो ओरिजिन खुद है। ओरिजिन का ओरिजिन पे ही रिफ्लेक्शन कराओगे तो 0, 0 वापस मिल जाएगा। किसी भी और पॉइंट का अगर रिफ्लेक्शन कराओगे तो वो वैल्यू चेंज कर देगा। बात समझ में आई? यस सर, समझ गए। सर हाँ बेटा। सर वो आपने मीटिंग लॉक कर दी, वो आरफ का गलती से डिस्कनेक्ट हो गया था। डिसकनेक्शन के बाद रिकनेक्ट नहीं होता है क्या मीटिंग लॉक करने के बाद? चलो हम अनलॉक कर पता देते नहीं हैं, सर। हो तो जाता है आई थिंक। अनलॉक कर देते हैं। सर आ गया यार, ठीक है भाई चलो। हाँ, तो इतना हो गया हमारे पास। तीसरा पॉइंट समझ में आया भाई? 0, k ऑन रिफ्लेक्शन ओरिजिन पे इनवेरिएंट है, तो k की वैल्यू क्या होगी भाई? k की वैल्यू भी 0 ही होगी। ठीक है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। नेगेटिव पॉजिटिव में करना है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेम होता है? वो 0 होता है। 0 को चाहे नेगेटिव 0 बोल दो, चाहे पॉजिटिव 0 बोल दो, बात एक ही है। इसलिए वो पॉइंट इनवेरिएंट होता है। आगे बढ़ते हैं भाई। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज q
image of Q obtained by reflecting it on origin followed by reflection on x axis. सर हाँ बेटा, सर एक और बार बता दीजिए सर कि k की वैल्यू 0 कैसे हो गई जब K- रिफ्लेक्शन हुआ है। k की वैल्यू देखो, एक पॉइंट था 0, k 0, k पॉइंट था, या हम नीचे लिख देते हैं इसको 0, अच्छा x, y एक पॉइंट है जिसको रिफ्लेक्शन कराओगे, रिफ्लेक्शन ऑन ओरिजिन अगर होगा तो आंसर में मिलेगा -x, -y। ये तो सभी को पता है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है 0, k पॉइंट है, ठीक है। रिफ्लेक्शन कराने के बाद, रिफ्लेक्शन ऑन ओरिजिन कराने के बाद 0, k और 0, -k की वैल्यू सेम हो, ठीक है। 0, k और 0, -k की वैल्यू सेम हो, तो ऐसा कौन सा पॉइंट k की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें कि नेगेटिव का k और पॉजिटिव का k आपस में इक्वल आ जाए, मतलब कि k + k = 0 हो जाएगा, या फिर 2k = अगर ऐसे सॉल्व करना चाहते हो तब भी k की वैल्यू 0 हो जाएगी, लॉजिकली सॉल्व करना चाहते हो तब भी k की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। ये मैथमेटिकली हमने सॉल्व करके दिखा दिया तुम्हें। x, यस सर। हाँ x, y था, -x, -y रिफ्लेक्शन के बाद होता है, 0, k है, रिफ्लेक्शन के बाद -0, -k हो जाएगा, -0 का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो उसको हमने 0 ही लिख दिया था। अगर ऐसा है तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें k और -k आपस में इक्वल होते हैं, सॉल्व करके भी देख लिया, k की वैल्यू 0 आ रही है, बिना सॉल्व करके भी दिखा दिया, लॉजिकली भी k की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। Write the coordinate of the image Q obtained by reflecting it in origin followed by reflection in x-axis. देखो आप, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 2 रिफ्लेक्शन कराने हैं एक साथ, फिर हमें आंसर देना है, ठीक है। एक एक करके रिफ्लेक्शन कराते हैं। पहले रिफ्लेक्शन होगा। अब याद रखना, जब ऐसा क्वेश्चन हो तो अच्छे से समझ जाना कि पहले कौन सा तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। -2,4 आएगा इसका आंसर। अब पता नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। फिलहाल पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा, देखो 2 काम कराने हैं, एक ओरिजिन पे रिफ्लेक्शन कराना है और एक एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन कराना है। एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन करा के ओरिजिन पे रिफ्लेक्शन कराओगे तो आंसर अलग आएगा, ओरिजिन पे पहले रिफ्लेक्शन कराओगे, एक्स एक्सिस में बाद में कराओगे तो आंसर अलग आएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कौन सा पहले करना है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज फिर से पढ़ते हैं। ऑब्टेन बाय रिफ्लेक्टिंग इन इट ऑन ओरिजिन फॉलोड बाय रिफ्लेक्टिंग इन ऑन एक्स एक्सिस, मतलब पहले और ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट करना है, उसके बाद ओरिजिन पे रिफ्लेक्शन जो हो चुका है उसको फॉलो करना है एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन से। बात समझ में आई? सबसे इंपॉर्टेंट काम यहीं पे है कि ऑर्डर क्या है वो याद पहचानना है हमें, ठीक है। तो ऑर्डर के हिसाब से पहले ओरिजिन पे रिफ्लेक्शन कराओ तो ये पॉइंट बन जाएगा 2, माइनस ये यहाँ पे बनेगा ओरिजिन पे, -2। ठीक है। डैश मान लेते हैं इसको, ये बन जाएगा 2, -4। इसका एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन कराओगे तो यहाँ कहीं मान लेते हैं, दूर बना देते हैं। एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन करा के 2,4। वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता है 2, यही वाला पॉइंट है, ये वाला है 2, ये क्यू था, ये क्यू डैश मान लेते हैं इसको, क्यू क्यू डबल डैश डैश। उठा लेना है क्वेश्चन से। हाँ, सर क्यू डैश के लिए रिफ्लेक्शन हुआ है, क्यू के लिए नहीं। फाइंड द सर कोऑर्डिनेट आपने ऑफ द क्यू की वैल्यू इमेज ऑफ, दी थी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ क्यू। तो क्यू कौन सा है? क्यू माइन, ये क्यू ही तो है। नहीं नहीं, क्यू डैश के लिए नहीं हुआ है। हाँ, तो आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो, यस सर। क्वेश्चन में लिख रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ क्यू, ठीक है। क्यू की इमेज के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो कि तब बनेंगे, ये इमेज अलग है इस इमेज का, और इस इमेज का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्यू डैश की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बताने इमेज जो बनेगी, कैसे बनेगी इमेज, जब हम इसका रिफ्लेक्शन कराएंगे ओरिजिन पे, फिर हम रिफ्लेक्शन कराएंगे एक्स एक्सिस पे। समझ में आई कहानी? किसने पूछा था ये? शिवांगी ने पूछा। शिवांगी क्लास में है? यस सर है। हाँ, तुम्ही ने पूछा था? किसने पूछा? चल, जिसने पूछा था
ये बात समझ में आई? उसमें क्यू डैश ये जो इमेज है और वाली जो इमेज है, एक सेकेंड भाई, ये वाली जो इमेज है और वाली जो इमेज है वो अंतर है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रहा है, कोऑर्डिनेट लिखने हैं इमेज के, अभी लिखने हैं कोऑर्डिनेट, पहले जो लिखे हैं वो नहीं लिखने हैं, अभी लिखने हैं कोऑर्डिनेट इमेज के। कौन सी इमेज के? जो कि मिलेगी हमें ओरिजिन पे रिफ्लेक्शन कराने के बाद, फॉलोड बाय एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन सर कराने के। 2,4 आ रहा है। ठीक है चलो देख लेते हैं। हाँ 2,4 आ रहा है, तो यहाँ पे क्यू डबल डैश मान लेते हैं, क्यू डबल डैश बनेगा, ठीक है, 2,4, सॉरी 2,-4, 2,-4 यहाँ पे बनेगा, जिसका रिफ्लेक्शन अगर हम कराएंगे, हम दिखा भी देते हैं उसको, इसका रिफ्लेक्शन कराओगे, अरे इसका रिफ्लेक्शन कराओगे अगर मान लो एक्स एक्सेस पे, तो ये थोड़ा सा ऐसे लाइन बनेगी, इसका रिफ्लेक्शन कराओगे तो ये यहाँ ऐसी लाइन बनेगी। मतलब कि वापस से क्यू डैश पे आ जा रहे हैं। क्यू डैश क्या था, जो हमें यहाँ पे आंसर मिला था वही है क्यू डैश। तो वापस से अगर हम सीधा रास्ता चल सकते हैं, एक ही बार वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन कराएं, या फिर पहले हम ओरिजिन पे रिफ्लेक्शन कराएं फिर हम एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन कराएं, बात वही पड़ेगी। तो इसका आंसर भी 2,4 ही आएगा, सेकंड वाले का आंसर भी 2,4 ही आ रहा था। बात समझ में आई? यस सर। हाँ बेटा कोई कुछ कह रहा है? सर इमेज ऑफ क्यू मतलब क्यू डैश जो आया था, ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 से आया था, ये क्वेश्चन 2 का आया था। यहाँ पे अगर तुम पूछ रही हो तो ये अभी लिखने के लिए बोल रहा है ना, ये कह रहा है कि क्यू को रिफ्लेक्शन करा के इमेज के कोऑर्डिनेट लिखो, पुरानी वाली इमेज से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगर ये लिखा होता कि जो इमेज आई थी, अगर ऐसा लिखा होता राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इमेज, ठीक है, दैट इज द इमेज ऑफ क्यू, ठीक है, 2 बार इमेज लिखा हो या ऐसा कुछ लिखा होता कि जो इमेज आई थी हमारे पास क्यू की, उसका रिफ्लेक्शन फिर से कराना है, फिर उसको कोऑर्डिनेट लिखने हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, इमेज के कोऑर्डिनेट हमें ढूंढने हैं, पहले से दिए नहीं हुए। बात समझ में आई? तो मतलब रिफ्लेक्शन भी क्यू का कराना है, क्यू डैश का नहीं कराना है। क्यू डैश का करोगे तो यहाँ से यहाँ पहुंचोगे पहले, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचोगे, तो क्यू डैश का अगर रिफ्लेक्शन करा दोगे तो क्यू ओरिजिनल क्यू पे पहुंच जाओगे, ठीक है, जो कि वो आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। हम कंफर्म कर लेते हैं, लेकिन वो आंसर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 29। हाँ 2,4 आंसर आ रहा है, 2, माइनस नहीं, -2,4 आंसर नहीं आ रहा है। बात समझ में आई? कोई और Yes, क्वेश्चन? हाँ कोई और क्वेश्चन पूछना है इस एक्सरसाइज से? ये एक्सरसाइज लगभग खत्म हो गई है आज। नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है? आसान एक्सरसाइज थी, कठिन थी? इजी थी। इजी थी भाई। देखो ये कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं भाई, देखो जैसे ये जो स्टार्टिंग में कॉमर्स वाली एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, और ये एक रिफ्लेक्शन ये हो गई, ठीक है, इनमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, 1-2 टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है। तुम शीट याद करके, इस चैप्टर में तो तुम शीट मतलब कमरे में चिपका, तो बहुत इंपॉर्टेंट शीट है, शीट याद करके चले जाओगे, तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इन सबको कृपया करके मत छोड़ना एग्जाम के लिए, ठीक है। इनको रिवीजन करो, क्वेश्चन करो, रिवीजन करो, साइड में डाल दो, ठीक है। फिर बीच बीच में कभी कभी उठा लेना, तो भूलो नहीं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, भले ही थोड़ा कम मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, लेकिन ये डेफिनेट है कि क्वेश्चन कम है, ठीक है। भले ही किसी चैप्टर से 20 मार्क्स का आ रहा हो, किसी सेक्शन से, लेकिन उसमें क्वेश्चन इतने ज़्यादा हैं कि तुम वो कवर ही नहीं कर पाओगे। जैसे ट्रिगोमेट्री क्वेश्चन इतने ज़्यादा हैं कि उसके लिए तुम्हें अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, वर्सेस ये वाला चैप्टर भले कम आए, लेकिन ऐसे छोटे छोटे चैप्टर तैयार कर लोगे तो तुम्हारा स्कोरिंग है, ठीक है। पढ़ना अलग चीज़ होती है, मार्क्स स्कोर करना अलग आर्ट होती है, ठीक है। पढ़ना, सब कुछ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, सब लॉजिकली सब कुछ पढ़ना है, ताकि हम आगे जा सकें, ठीक है। कुछ जो हमने नॉलेज गेन करी है उससे आगे बढ़ सके, कुछ अच्छा हासिल कर सके। मार्क्स लाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट काम रहता है, ठीक है, मार्क्स लाना भी। फिर ये टेम्परेरी गेन जो होता है मार्क्स से ही पता चलता है, और परमानेंट गेन क्या होता है, तुमने कितना पढ़ा। तो 90% सिलेबस कवर करने के बाद भी लोगों के 90% मार्क्स नहीं आते, क्योंकि जो आपने 10% छोड़ा होता है उससे पेपर बन के आ जाता है, ठीक है। वहीं लोगों ने खाली 10%, 20% तो नहीं, वैसे 40-50% का सिलेबस पढ़ा होता है उन्होंने, ठीक है, लेकिन उनके 90-80 आ जाते हैं, ठीक है। चमत्कार नहीं है, स्कोरिंग करने का तरीका है, ठीक है। तो एग्जाम अभी पढ़ेंगे हम 90% से ज़्यादा, मतलब हम तो 100% पूरा कोर्स पढ़ाएंगे,
जितना आप ग्रेस्प कर पाओ उतना ग्रेस्प कर लेना। उसके बाद फिर एग्जाम के टाइम हमें क्या करना है, ये जो छोटे मोटे हैं तो वो तो कंफर्म ही करके जाना है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आया तो पक्का पकड़ लेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री और इन सभी क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी गलत हो जाते हैं। तो बात समझ में आई? स्कोर करना भी ध्यान रखना है और पढ़ना तो ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, यस चलो अब एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर सेक्शन फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला है कि तुम्हारे कोर्स में, याद है किसी को कोर्स? सेक्शन फॉर्मूला सर है, पर जो सर वो 2 केसेस होते हैं, पैरेलल लाइन के, जो परपेंडिकुलर लाइन के, उसमें कुछ डिडक्शन था। चलो हम एक मिनट देख इसमें लेते हैं। क्लियर नहीं समझ में आया था। तो चलो मेरे बेसिक पास तो बता, स्क्रीनशॉट है सर। नहीं कोई बात नहीं यार, बेसिक बता देते हैं हम। ठीक है, बाकी कल जब स्टार्ट करेंगे तो एक बार हम देख लेंगे क्या क्या नहीं है, तो उसके हिसाब से पढ़ा देंगे तुम्हें। बेसिक क्या है भाई? सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कुछ फॉर्मूले जो बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से फॉर्मूले? डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, जो कि पिछले चैप्टर में तुम लगा के आ चुके हो, और सेक्शन फॉर्मूला। ये दोनों बहुत आसान है और ज्योमेट्री की बहुत ज़्यादा बेसिक बनाते हैं। ठीक है, तुम अभी भी ये काम आएंगे, आज से 10 साल बाद, 20 साल, मतलब जब अगर तुम कंटिन्यू करते रहोगे 10th 11th 12th 13 जब तक जितना पढ़ते रहोगे उस सब जगह बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट, बेसिक ज्योमेट्री का ये पार्ट होगा ही होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला होपफुली सबको याद होगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। नो सर। डिस्टेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए यार, ये है डिस्टेंस सर फॉर्मूला। देखिए भेज दिया आप। चलो हाँ वो हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई? डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर जो होता है, जो अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं। P और Q दो पॉइंट इनके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, तो इनके कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालोगे भाई? डिस्टेंस फॉर्मूला जिंदाबाद। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीज़ है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला मदद करता है, मान लो एक लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, इनके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं। तो इसको हमने फिर हम तुमसे कहते हैं, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 पार्ट में मान लो यहाँ से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ से डिवाइड कर दिया और हमने बोला कि ये 1:4 के रेशियो में अगर एक लाइन डिवाइड कर दी तो ये जो पॉइंट R बन रहा है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जब इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट गिवन होंगे तो। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला लगता है। सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला का चैप्टर भी बड़ा आसान है, एक ही फॉर्मूला है भाई, 1-2 फॉर्मूले हैं इसमें, और उस फॉर्मूले में पूरा पूरा चैप्टर बेसिस है। ठीक है, पूरा चैप्टर उन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो बड़ा आसान सा काम है। 2 ही फॉर्मूले हैं, 2 नेम्ड फॉर्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। एक ही एक्सरसाइज मेरे ख्याल से इसमें भी, हाँ एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, अच्छे से करोगे फटाफट हो जाएगी। ठीक है, काम खत्म हो जाएगा इसका भी। ठीक है, चलो तो सेक्शन फॉर्मूला एक काम करते हैं, हम लिखा देते हैं, कल हम एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। सेक्शन फॉर्मूला लिखा देते हैं। हमें 2 पॉइंट पता है, P जो है उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और Q दूसरा है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, ये 2 पॉइंट अगर हमें पता है, और हमें पता है कि एक लाइन ये जो बना रहे हैं उस लाइन को हमें m/n के रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, 1:2 का रेशियो हो सकता है, 4:5 का रेशियो हो सकता है, m और n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन हमें m/n के रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, अगर हमें m/n के रेशियो में डिवाइड करना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ठीक है, तो बीच में मान लो ये है, तो ये जो r पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? इसके कोऑर्डिनेट हमने अल्फा कॉमा बीटा मान लिया हमने, मान लो। ठीक है, तो जो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, ये अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। ठीक है, देखने में भले कठिन लगे लेकिन ये बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब r के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? r के कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। ठीक है, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। फॉर्मूला याद कैसे करना है भाई? फॉर्मूला याद ऐसे करना है कि अल्फा जब निकालना है तो भाई m को मल्टीप्लाई किया इसके अपोजिट वाले एक्स एक्सेस से। इसका एक्स एक्सेस निकालना है तो
इसका भी x एक्सेस देखो, इसका भी x एक्सेस देखो। m को मल्टीप्लाई करो x2 से अपोजिट से, n को मल्टीप्लाई करो x1 से अपोजिट से, दोनों को प्लस कर दो अपॉन नीचे में ये जो है रेशियो है उनका प्लस करके लिख दो। यही फॉर्मूला यहाँ पे भी है। y कोऑर्डिनेट निकालना है तो खाली y कोऑर्डिनेट पे ध्यान दो, y इसका y इसका। m को मल्टीप्लाई कर दो, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। m को मल्टीप्लाई कर दो अपोजिट वाले के y कोऑर्डिनेट से, n को मल्टीप्लाई कर दो अपोजिट वाले के y कोऑर्डिनेट से, और दोनों को प्लस कर दो और m प्लस n लिख दो। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। इसको जरा नोट कर लो, सेक्शन फॉर्मूला का बेसिक फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। ये जो है इसको सर ये section- आर की कोऑर्डिनेट आपने अल्फा बीटा क्यों लिए हैं? कुछ भी मान सकते हो, अल्फा बीटा अपना नाम लिख दो। अल्फा बीटा वेरिएबल है जिनके बारे में हमें नहीं पता है। अल्फा बीटा की जगह हम क्या लिख दें, ए भी लिख दें, ए कॉमा बी लिख दें। यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया। आर के कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता थे, जिसकी वैल्यू ए कॉमा बी थी, ठीक है, जिसको हमने मान लिया ए कॉमा बी, ठीक है। ए कॉमा बी मान सकते हो, एक्स कॉमा वाई मान सकते हो। इसको नोट कर लिया? यस सर। ठीक है। अब एक देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखा देते हैं, आसान हो जाएगा सब। देखो, अगर हमने बोला तुमसे कि हमारे पास एक लाइन है, कोई भी कहीं भी लाइन हो सकती है, लाइन है मान लो P जिसके कोऑर्डिनेट 2,4 है, और हमारे पास लाइन Q है जिसके कोऑर्डिनेट 5,7 है, और हम इस लाइन को डिवाइड करना चाहते हैं 2:3 के रेशियो में। मान लिया हमने कि हम, या 1:5 के रेशियो मान लो, एक कोई भी रेशियो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1:5 के रेशियो हम डिवाइड करना चाहते हैं। 5 भी हटा दिया, 5 भी नंबर आया तो कंफ्यूज हो जाओगे, 3 ले लिया। 1:3 के रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हो, कैसे करेंगे भाई? तो हम बताएंगे R जो है वो इसका मिड पॉइंट, जो भी पॉइंट होगा, यहाँ पे पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट हमने a, b मान लिए, ठीक है। a की वैल्यू निकाल लो सबसे पहले। a की वैल्यू निकालने के लिए जो 1 है उसको मल्टीप्लाई करना है इसके x कोऑर्डिनेट से, 1 × 5, प्लस जो ये दूसरा वाला है 3 है, उसको मल्टीप्लाई करना है इसके x कोऑर्डिनेट के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ सकते हो ऐसे। अपॉन क्या करना है, 3 + 1, मतलब कि 5 × 5 + 6 अपॉन 4 हो जाएगा, मतलब 11/4 हो जाएगा। मतलब r के कोऑर्डिनेट क्या है, 11, x कोऑर्डिनेट तो 11/4 है, y कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते हैं फिर से। 1 को मल्टीप्लाई करो इसके y कोऑर्डिनेट से, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, प्लस लग जाएगा। 3 मल्टीप्लाई होगा इसके y कोऑर्डिनेट, तो मतलब 3 × 4 हो जाएगा, अपॉन में 1 + 3 आंख बंद करके लिख दूँ। तो 7 + 3 + 3 × 2 जो है, 3 × 4 जो है 12 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, विच गिव्स अस 19/4। मतलब कि अगर हम बोलें कि ये r के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो r के कोऑर्डिनेट होंगे 11/4, 19/4। ठीक, ऐसे आएंगे क्वेश्चन हमारे पास। ठीक, कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझ में आया? सर सेक्शन Yes. फॉर्मूला आपने बनाया कैसे था वो बता दीजिए। सेक्शन फॉर्मूला हमने बनाया कैसे था? सेक्शन फॉर्मूला बनाया नहीं है वैसे हमने, और अभी बनाना सिखाया भी नहीं है। ऊपर से सर। हाँ, कल बता देंगे, चलो। अगर जानना है सेक्शन फॉर्मूला कैसे बना था तो तुम्हारे, चलो हम बता देंगे, बेसिक सा बता देंगे कैसे बनता है। वैसे अभी बताया ही नहीं कैसे बनाया था, करा क्या था ये बताया था भाई हमने। ए बी हो गया था, ठीक है। फॉर्मूला याद कैसे रखना है ये बताया था। कैसे याद रखना है, m को मल्टीप्लाई करना है इसके x कोऑर्डिनेट से, ठीक है। n को मल्टीप्लाई करना है इसके अपोजिट करना है, ठीक है। m x2 हो जाएगा, n x1 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन m + n तो होगा ही होगा। दूसरे वाले में भी यही है, एग्जैक्टली वैसा ही फॉर्मूला, एक याद हो जाए दूसरा भी याद हो जाएगा। b क्या है, my2 + ny1 अपॉन m + n। तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, अगर कठिन लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आसान लग रहा है तो अच्छी बात है, देखा होगा तो। फॉर्मूला याद हो गया, मतलब फॉर्मूला लिख लिया सबने? Yes. ठीक है, चलो क्लास का टाइम भी हो गया, तो क्लास यहीं पे ओवर करते हैं आज। एक क्वेश्चन बता दिया, बाकी कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो और चीज़ें बता देंगे। वेलकम बच्चों। थैंक यू सर जी। थैंक Thank यू you, सर। चलो भाई, क्लास बंद कर रहे हैं यहीं पे। एक्सक्यूज मी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई आ रही है, क्या वो कुछ कह रहे हो? सर वो मेरे सर कॉल आ गई थी सर, इतना आखिरी वाला पार्ट शेयर कर दिएगा सर।
सेक्शन फॉर्मूले वाला। वीडियो अपलोड कर देंगे, उसमें देख लेना, ठीक है। जी सर। चलो भाई ठीक है।